हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल EDU अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आज हम लोग यहां पे करेंगे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3, है ना। 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हमने उसमें देखा था कि करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, सारी चीज़ें हम लोगों ने निकालना देखा था उन सारे 2 लेक्चर्स में। और हमने ओम्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। उसके बाद हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी देखा था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे कि उसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे बन सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, ईएमएफ करेंगे। ईएमएफ क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बैटरी का चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस क्या होता है उसको हम देखेंगे। और उसके बाद हम लोग किरचॉफ्स लॉ देखेंगे। किरचॉफ्स के करंट लॉ, वोल्टेज लॉ जो भी दिया हुआ है किरचॉफ्स ने, उसके दोनों लॉ को हम देखेंगे। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टारगेट है। देखते हैं हमें कितने टाइम में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डीसी सर्किट क्या होता है। डीसी सर्किट क्या होता है? डीसी सर्किट का मतलब हुआ कोई ऐसा सर्किट जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा हो। डीसी करंट, डीसी करंट का क्या मतलब हुआ, करंट हमारा 2 टाइप का होता है, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। एसी के बारे में आप अभी आगे पढ़ोगे, जब आपको मैग्नेटिज्म पढ़ा दिया जाएगा उसके बाद आप एसी करंट के बारे में पढ़ोगे। एसी करंट का ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है ना। एसी करंट का अगर आप ग्राफ देखोगे इस टाइप से आता है। लेकिन डीसी करंट हमारा क्या होता है, डीसी करंट का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा रहता है। ये करंट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है विद टाइम, टाइम के साथ ये कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। ठीक है, और एसी करंट हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो डीसी सर्किट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो डीसी सर्किट में क्या रहेगा, हमारा बैटरी एक हमारी कनेक्ट रहेगी। डीसी सर्किट के लिए देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट है एक एनर्जी सोर्स की। करंट अगर किसी सर्किट में आपको फ्लो करवाना है तो आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो एनर्जी सप्लाई करने वाला एलिमेंट होना चाहिए सर्किट में, और दूसरी आपकी सर्किट क्लोज होनी चाहिए। सर्किट अगर आपकी क्लोज है और उस सर्किट में अगर एनर्जी सप्लाइंग एलिमेंट है, जैसे हो गया बैटरी, हो गया जनरेटर, हो गया या तो कोई भी जो ईएमएफ सप्लाई कर सकता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहां पे जनरेट कर सकता है, ऐसी कोई डिवाइस अगर आप लगाते हो किसी सर्किट में तो वो उसमें क्या करेगा, करंट फ्लो करवा सकता है। ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे एक बैटरी, जैसे ये हमारा एक डीसी सर्किट है। यहां पे अगर मैं एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, ये क्या हो गया, हमारा डीसी सर्किट हो गया। इस सर्किट को अगर मैं कंप्लीट कर दूं, इसको हम V बोलते हैं। ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल होता है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। नेगेटिव पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पे होता है और पॉजिटिव पोटेंशियल हायर पोटेंशियल पे होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लोड। इसको हम लोड भी बोलते हैं। लोड बोलने का हमारा क्या मतलब हुआ, जैसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट में आप देखते होंगे कि घर में क्या लगे रहते हैं, फैंस लगे रहते हैं, लाइट्स लगी रहती हैं, है ना। तो ये सब जो होते हैं ये सर्किट पे एक तरह से लोड होते हैं, है ना। तो इनको हम रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। अगर सर्किट में हमें लोड दिखाना है तो हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। तो अगर हमारा फैन है कोई, तो हम उसका रेजिस्टेंस जितना होगा उस रेजिस्टेंस को हम उस सर्किट में दिखाएंगे। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर कोई बल्ब हो गया आपका या ट्यूब लाइट हो गई आपकी, तो उसके रेजिस्टेंस को हम सर्किट में शो करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोड बोलते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली करंट का यूज वहीं आता है जब आप लोड को क्या करो, आप इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई कर पाओ अपने लोड के पास। ठीक है ना। तब क्या होगा कि आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा और जो आपका फैन है वो चलेगा, है ना। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये क्या होता है, इसको हम लोड बोलते हैं। और अगर कोई आपसे पूछे कि सर्किट जो होती है वो घर की सर्किट या कोई भी सर्किट, कोई ऑफिस की सर्किट, कहीं की भी सर्किट हो गई, तो वो कैसे कनेक्टेड होती है, सीरीज में कनेक्टेड होती है या पैरेलल में कनेक्टेड होती है, तो आप क्या बताओगे, वो सर्किट जो होती है, नॉर्मल सर्किट जो होती है वो
पैरेलल में कनेक्टेड होती है, सीरीज में कनेक्टेड नहीं होती है। अभी जब मैं आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि आपको सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं किया जाता है। घर की जब वायरिंग की जाती है या तो किसी ऑफिस में कहीं पे भी वायरिंग अगर करी जाती है तो सर्किट को हम पैरेलल में ही क्यों रखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले। तो ये हमारा क्या हो गया, एक डीसी सर्किट हो गया जिसमें ये लोड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी सोर्स हो गया, ये क्या हो गया हमारा एनर्जी सोर्स हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया हमारा कनेक्टिंग वायर हो गया, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर क्या करता है, हमारा सर्किट को क्लोज करने का काम करता है, ये सर्किट को क्लोज करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, डीसी सर्किट होती है। तो इसको आप लोग नोट कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है हम लोग इस पे देखने के लिए, मैंने बनाया हुआ था वो क्वेश्चन, अभी मैंने करवाया नहीं है आपका, तो वो क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे, है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बचा हुआ है तो उसको हम लोग लास्ट में देखा जाएगा कि क्या आएगा। चलो मैं रब कर रहा हूं इसको। चलो अब हम देखते हैं सिंबल्स, कुछ कुछ सिंबल्स हम देख लेते हैं जो सर्किट में यूज होते हैं। सर्किट में जो यूज होते हैं वो हम सिंबल्स थोड़ा बहुत देख लेते हैं, दो तीन। सिंबल्स का क्या मतलब होता है, जैसे अगर इस टाइप का कोई सिंबल सर्किट में है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस में, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा हो गया बैटरी। ये हमारा बैटरी होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाईयर पोटेंशियल पे होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो ये हमारी क्या हो गई, बैटरी, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या आती है, स्विच। हम स्विच देख लेते हैं, स्विच क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन स्विच। इसको हम बोलते हैं ओपन स्विच। और अगर स्विच आपका कुछ इस टाइप से दिया हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच। और अगर सर्किट में आपको कुछ इस टाइप से दिया हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब। ये हमारा बल्ब होता है, ठीक है। सर्किट में ये लोड का काम करता है, इसको हम बेसिकली रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स आप नोट कर लो जो सर्किट में आपको कहीं कहीं पे मिल सकते हैं, तो आपको इनका मतलब समझ में आना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग ईएमएफ पे देखते हैं, ईएमएफ क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा आपने, रब कर रहा हूं मैं। चलो अब हम देखते हैं ईएमएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ये होता क्या है एक्चुअल में, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, पहले आप सोचो ईएमएफ क्या होता है। आपको अगर पता है तो आप सोचो क्या होता है ईएमएफ, फिर मैं बताऊंगा तो आप देखना आप सही सोच रहे थे या गलत सोच रहे थे। चलो फिर देखते हैं ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ क्या होता है, देखो, द एनर्जी पर यूनिट, द एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, per unit electric charge that is supplied by
एन एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स, ब्रैकेट में आप कर सकते हो बैटरी, बैटरी हो सकती है आपकी, या जनरेटर भी आपका हो सकता है, कोई भी आपका सोर्स हो सकता है जो क्या कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर एनर्जी पर यूनिट चार्ज हम निकाल लें तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उस सोर्स का ईएमएफ बोलेंगे, उस सोर्स का क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। तो ईएमएफ को हम डिनोट कैसे करते हैं, इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, जिसको हम ई पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये आपका सिंबल हो गया ईएमएफ को डिनोट करने का, इसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, ठीक है, ये हमारा होता है ईएमएफ। अब इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ द ईएमएफ, यूनिट इसका होता है वोल्ट, वोल्ट इसका यूनिट होता है, ठीक है, जो यूनिट आप किसका लिखते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का जो आप यूनिट लिखते हो वही यूनिट होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक बैटरी के केस में क्या आता है, बैटरी के केस में क्या आता है। अगर आपकी आइडियल बैटरी है, आइडियल बैटरी जो कि होती नहीं है, आइडियल बैटरी अगर है तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां हम इसको एक बॉक्स में बंद कर दें, ये क्या हो गई, इसका ये ईएमएफ हो गया, ये हमारी आइडियल बैटरी का सिंबल है। लेकिन कोई भी बैटरी जो होती है वो आइडियल नहीं होती है, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे बैटरी के बारे में आप जानते हो कि बैटरी के अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बाहर में तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, लेकिन जब आप सर्किट के अंदर जाते हो, बैटरी के अंदर जब जाते हो तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से वहां इलेक्ट्रॉन और उसमें केमिकल के चार्जेज भी मूव करते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या मिलता है, कुछ रेजिस्टेंस जनरेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव करेगा तो उस कोलाइड करेगा वहां के केमिकल से, और जो एटम्स है वहां पे कोलाइड करेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है। तो कोई भी बैटरी आपकी आइडियल बैटरी नहीं होती है। आइडियल बैटरी बोलने का मतलब कि जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, ठीक है ना, आइडियल बैटरी बोलने का मतलब जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो। अगर हम उसको किसी सर्किट में कनेक्ट करें तो वो क्या पोटेंशियल दे, जैसे हमने अगर आइडियल बैटरी को किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया, मान लो इसको मैंने R बोल दिया, यहाँ पे मैंने अपनी आइडियल बैटरी कनेक्ट कर दी, इसका ईएमएफ E है, तो इसमें अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं हम यहाँ से डायरेक्टली, अगर हमारी आइडियल बैटरी है, ठीक है ना। लेकिन बैटरी कभी भी हमारी क्या होती है, आइडियल नहीं होती है। बैटरी हमारी क्या होती है, नॉन आइडियल बैटरी होती है, रियल बैटरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। रियल बैटरी के केस में क्या होता है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको रियल बैटरी के बारे में बताता हूं, ठीक है। इसको आप इससे अलग नोट करना, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं रियल बैटरी के केस में क्या होता है, रियल बैटरी हमारी होती कैसी है और उसके केस में क्या कंडीशंस आते हैं। रियल बैटरी, ठीक है, रियल बैटरी के केस में क्या होता है, देखो अगर ये मान लो आपका एक बैटरी है, ये आपकी कोई बैटरी है, आप जानते हो यहां पे क्या लगा होता है, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है, और इसके अंदर में क्या भरा होता है, एनोड और कैथोड होते हैं, इसके अंदर में क्या होता है, सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, आयंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन को, केमिकल एनर्जी को क्या कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं।
तो क्या होता है कि अगर हम इसको बाहर सर्किट से कनेक्ट कर दें तो जो करंट यहाँ से आता है वो बैटरी के अंदर से भी जाएगा। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट बैटरी के अंदर कहाँ से जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। और बैटरी के बाहर करंट कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ठीक है ना? तो अगर कहीं आपको क्वेश्चन आ गया कि बैटरी के अंदर कहाँ से कहाँ करंट फ्लो करता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो आपका आंसर क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। ठीक है ना, बैटरी के अंदर। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो क्या होता है, इस केमिकल्स के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो कोलाइड करते हैं, उनका कोलिजन होता है ना। कोलिजन होने के कारण उनकी स्पीड चेंज हो जाती है, उनकी स्पीड घट जाती है। तो ये भी क्या करता है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इनसाइड द बैटरी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो बैटरी के अंदर जो हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, समझ आया आपको? ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अगर हम रियल बैटरी को दिखाएं तो रियल बैटरी को हम कैसे शो करते हैं? कुछ इस टाइप से शो करते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम स्मॉल r लेते हैं और इस बैटरी को हम एक बॉक्स के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, इसका EMF E हो गया और ये क्या हो गई? हमारी रियल बैटरी हो गई, जिसका इनसाइड रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है। समझ आया आपको? बैटरी के केस में क्या होता है? बैटरी के केस में अगर आप देखो, बैटरी के केस में क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसी तरीके से अगर आप जनरेटर के बारे में बात करो, जनरेटर के केस में क्या होता है? आपकी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट होती है। समझ आया आपको? तो ये केस होता है यहाँ पे। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम रियल बैटरी के केस में हम कंडीशंस देखेंगे कि किसी कंडीशन में बैटरी पे कितना पोटेंशियल में क्या चेंज आता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, कर लिया होगा। अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब इसमें 3 कंडीशंस आती हैं। बैटरी जब आपका ओपन हो, दूसरी कंडीशन जब बैटरी आपका करंट सप्लाई कर रहा हो, तब क्या केस आता है। ठीक है, तो बैटरी गिवन है आपका, सपोज ये बैटरी है आपका, रियल बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो ये हम ले रहे हैं केस 1। ठीक है ना, फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जब इसका दोनों टर्मिनल क्या है? ओपन है। इसको हम A बोल दें, ये टर्मिनल को हम VA इस पे पोटेंशियल बोल दें और इस पे पोटेंशियल VB बोल दें। तो अगर ये टर्मिनल इसका ओपन है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, नो करंट। ओपन है तो नो करंट। नो करंट के केस में क्या होगा? कोई पोटेंशियल ड्रॉप स्मॉल r के अक्रॉस नहीं होगा। स्मॉल r के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। स्मॉल r के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो आप क्या लिख सकते हो? VB प्लस EMF, इसका EMF इक्वल टू VA लिख सकते हो आप। तो अगर आप लिखोगे VA माइनस VB, कितना मिल जाएगा आपको? E। कितना मिल जाएगा? VA माइनस VB आपको मिल जाएगा E। ये आपका पहला केस आता है। ठीक है, अब हम केस 2 पे मूव करते हैं। केस 2 क्या होता है? केस 2 में मान लो बैटरी जो है वो करंट सप्लाई कर रहा है। इसमें आप इसको बैटरी दिखा लेना इस तरीके से बॉक्स में बंद करके। ठीक है, अब यहां पे क्या है? बैटरी आपका करंट सप्लाई कर रहा है।
बैटरी से करंट जा रहा है, बैटरी एज ए सोर्स आपका काम कर रहा है। तो यहां पे पोटेंशियल मान लो है VB और यहां पे पोटेंशियल है VA। तो अगर बैटरी करंट सप्लाई कर रहा है तो डेफिनेटली करंट यहां से जा रहा होगा और इधर से करंट आ रहा होगा। यहां पे करंट ऐसे होगा, यहां पे ऐसे, इसका EMF E है। तो इस केस में अगर इस सेकंड केस में आप देखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, VB और यहां पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप मान लो इसमें करंट I जा रहा है तो I स्मॉल r का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, -IR। और अब बैटरी में पोटेंशियल आपका गेन होगा, पोटेंशियल गेन होगा +E इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, VA मिल जाएगा। अब अगर आप VA माइनस VB लिखो, VA माइनस VB, तो कितना मिल जाएगा बताओ, E माइनस IR। ये मिल जाएगा आपका किस केस में, जब बैटरी आपका सप्लाई कर रहा है करंट, ठीक है ना। तो आप अगर VA माइनस VB लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, E माइनस IR, ठीक है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, प्लस आ जाएगी, I स्मॉल r ये आएगा, ठीक है ना, स्मॉल r। समझ आया। अब हम देखते हैं केस 3। केस 3 हम देखते हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि हमने पोटेंशियल बैटरी के अक्रॉस ज्यादा कर दिया और करंट बैटरी से जाने की बजाय बैटरी के अंदर करंट जाने लगा। वो केस क्या होता है, चार्जिंग ऑफ द बैटरी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। इस केस में हमारा क्या होगा, बैटरी हमारी डिस्चार्ज होगी। इस केस में क्या होगा, बैटरी हमारी डिस्चार्ज होगी। लेकिन अगर हम ये इसका ऑपोजिट केस देखें, केस 3 में क्या है, ये आपकी बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब क्या हुआ, ये पॉइंट A है, इसका पोटेंशियल VA है और इसका पोटेंशियल VB है, ठीक है। ये आपकी बैटरी है, इसका EMF E है और रेजिस्टेंस इंटरनल R है। अब क्या हुआ, कोई एक्सटर्नल सोर्स से आप इसको ज्यादा EMF आपने इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, ज्यादा वोल्टेज आपने इसके अक्रॉस लगा दिया, तो करंट बैटरी के अंदर जाने लगेगा, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, VB पे आ जाएगा। तो VB से करंट बाहर जा रहा है, यही कंडीशन आएगी। अब इस केस में आप क्या लिख सकते हो, VA और यहां से क्या मिल जाएगा आपको, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस ई मिलेगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आपका करंट जा रहा है, -IR करंट हमने माना इसमें कितना जा रहा है, I, तो IR इक्वल टू VB, ठीक है। तो अगर VA माइनस VB आप इस केस में लिखते हो, VA माइनस VB, तो कितना आ जाएगा बताओ आप, इस केस में आपका आ जाएगा E प्लस IR। अगर हम बैटरी के क्रॉस उससे ज्यादा पोटेंशियल का कोई डिवाइस लगा दें, बैटरी से ज्यादा पोटेंशियल का डिवाइस लगा दें, तो क्या होगा, बैटरी में करंट जाने लगेगा। जब बैटरी में करंट जाने लगेगा तो बैटरी क्या होने लगेगी, चार्ज होने लगेगी। ये क्या होता है, बैटरी के चार्जिंग का केस होता है। जैसे आप देखते होगे, अगर अब तो बैटरी नहीं रहती है, आप इन्वर्टर में बैटरी देखते होगे, इन्वर्टर में क्या लगा होता है, एक चार्जर लगा होता है जो क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है। तो उसका प्रिंसिपल यही रहता है, उसका पोटेंशियल जो होता है बैटरी के पोटेंशियल से ज्यादा होता है, जिसके कारण करंट बैटरी से निकल के उसमें जाने की बजाय उससे करंट निकल के बैटरी में जाने लगता है। तो वो केस क्या होता है, बैटरी का चार्जिंग का केस होता है। इस केस में आपका क्या होगा, बैटरी का चार्जिंग होगा। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ द बैटरी, चार्जिंग ऑफ द बैटरी। ये क्या है केस, बैटरी के चार्जिंग का केस है। तो ये तीनों केस आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं।
अब हमारा बैटरी का यही केस रहता है। इसके बाद ग्रुपिंग ऑफ बैटरी हम लोग अभी आगे देखेंगे। अभी पहले हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ देखते हैं, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते टाइम हमें किरचॉफ्स लॉ की जरूरत पड़ेगी कहीं कहीं, ठीक है ना। तो किरचॉफ्स लॉ हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पे, है ना, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ्स ने दो रूल दिए थे। पहला रूल क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ, ठीक है। अब इसके बारे में आप थोड़ा एक दो पॉइंट लिख लो। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ये लॉ बोलता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब इस लॉ की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये लॉ हमारा बोलता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the net algebraic sum of current at any junction is 0, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, द नेट, इसका क्या मतलब हुआ, करंट चार्ज, इसका मतलब हुआ चार्ज नेवर एक्यूमुलेट, चार्ज नेवर एक्यूमुलेट एट एनी जंक्शन। इसका बोलने का मतलब क्या हुआ, चार्ज कभी भी एक जंक्शन पे एक्यूमुलेट नहीं होता है। इस लॉ को हम कैसे समझेंगे, जैसे मान लो ये आपका कोई जंक्शन है, इस पे क्या है, 5 ब्रांचेज हैं इसके, ठीक है, ये इसके 5 ब्रांचेज हैं। यहां से मान लो करंट I1 आ रहा है, यहां से करंट I2 आ रहा है, यहां से करंट I3 आ रहा है, यहां पे करंट I4 जा रहा है, यहां पे करंट I5 जा रहा है, ठीक है। I1 I2 I3 आ रहे हैं और I4 I5 जा रहे हैं। तो क्या करोगे आप, नेट I फ्रॉम I इक्वल टू 1 to n, जितने भी हमारे करंट आ रहे हैं 1 to n इक्वल टू I in आप लिखोगे, I इक्वल टू, या तो आप इसको I कर दो, I इक्वल टू 1 to n, जो करंट आ रहे हैं इक्वल टू, ये इन आप कर लेना, जो करंट आ रहे हैं उनका समेशन क्या होगा, नेट समेशन ऑफ, मान लो इसको आप J कर देते हो, J इक्वल टू 1 to n अगर आपके करंट्स जा रहे हैं, जितने भी करंट्स आपके जा रहे होंगे उतना आप लोगे यहाँ पे I J, यहां पे आप कर लेना आउट। नेट इनकमिंग करंट और नेट आउट गोइंग करंट क्या होता है, 0 होता है। नेट इनकमिंग करंट जितना रहेगा वो नेट आउट गोइंग करंट के बराबर रहेगा। अलजेब्रिक सम बोलने का क्या मतलब हुआ, जितने करंट आ रहे हैं उनको आप प्लस ले लो और जितने करंट बाहर जा रहे हैं उनको आप माइनस ले लो, तो नेट सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसके लॉ के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस
I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, है ना। तो ये इनकमिंग करंट है और ये आउटगोइंग करंट है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू I4 प्लस I5 नेट आउटगोइंग करंट। समझ आया आपको? नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। ये है किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ, या इसको हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग आएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे। ठीक है, फटाफट आप नोट डाउन कर लो इसको। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है और हम उसको सर्किट में अप्लाई कैसे करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या है, दिस लॉ, यहां पे करंट की जगह पे आप क्या कर लेना, वोल्टेज कर लेना, वोल्टेज लॉ, और जंक्शन की जगह पे आप क्या कर लेना, लूप कर लेना। इसको हम लूप लॉ या वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलने का क्या मतलब हुआ, अगर ये कंप्लीट लूप में अगर आप नेट एनर्जी देखो तो वो क्या होता है, उसका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। समझ आया आपको? एक कंप्लीट लूप में, क्योंकि आप जानते हो अगर एक लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो वो किसकी वजह से करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें जनरेट होती है, तभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है और तभी आपका करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जब ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो क्या करेगा, अगर ये कंप्लीट लूप में आप देखोगे तो एक पॉइंट से आपने शुरू किया था, वापस आप उसी पॉइंट पे आ गए, तो नेट वर्क आपने वहां पे कितना किया, 0। जिस पॉइंट से आपने शुरू किया वापस आप उसी पॉइंट पे आ गए। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको कराया था क्वेश्चन, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहाँ पे आप ऐसे घूमते टहलते यहाँ पे फिर से वापस आ गए तो नेटवर्क आपका क्या होगा, 0 होगा। अगर आप मान लो यहाँ से निकल के कहीं पे गए तो ये नेटवर्क क्या होता है, इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के बराबर होता है। लेकिन अगर आप इसी पॉइंट से घूम के गए और वापस इसी पॉइंट पे आ गए तो नेट वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो ये लॉ हमारा उसी चीज पे बेस्ड है, उसी चीज पे बेस्ड है। जब हम लूप में किसी एक पॉइंट से निकल के वापस हम कंप्लीट सर्कल को घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो उसका नेट जो होता है वर्क डन वो क्या होता है, 0 होता है। यही हमारा किरचॉफ्स का एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। ठीक है ना, तो इसी लॉ को हम यहाँ पे समझेंगे। अब हम देखते हैं ये लॉ एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इस लॉ को अब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the net sum of voltage in a voltage या voltage difference आप लिख सकते हो, voltage voltage difference in a closed circuit is 0। ठीक है ना, नेट सम ऑफ वोल्टेज डिफरेंस इन ए क्लोज्ड सर्किट इज 0। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये आपको एक सर्किट दी हुई है, सपोज यहां पे एक नॉन आइडियल बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है R, ये है R1 और ये है R2, इसका EMF है E।
ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखें, अगर नेट वोल्टेज का सम लिखें तो क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम इस पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लें और इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करें, हम मान लें इसमें करंट कितना आ रहा है, I, यहाँ करंट I जा रहा होगा, यहाँ करंट I यहाँ से जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें नेट वोल्टेज ड्रॉप देखें, अगर सब जगह हम वोल्टेज ड्रॉप देखें तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर हम यहां पे देखें, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप R के क्रॉस कितना आता है, I स्मॉल r प्लस EMF E, क्योंकि यहां माइनस से आप प्लस पे जा रहे हो तो यहां पे वोल्टेज आपका बढ़ रहा है, तो प्लस E, और क्या होता है IR2 माइनस IR2 माइनस IR2 माइनस IR1 इक्वल टू 0। ये क्या देगा आपको, 0 देगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप यहां पे आपको माइनस IR करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस IR। तो अगर आप EMF निकालो, EMF कितना मिलेगा, I इंटू स्मॉल r प्लस R1 प्लस R2, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरीके से हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं किसी सर्किट में। तो इसको पहले आप नोट कर लो, फिर मैं लूप लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं सर्किट में, ये चीज मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है ना। इससे आपको अभी समझ नहीं हो सकता आ रहा हो कि मैं यहाँ पे माइनस IR और ये ऐसे कैसे कर दे रहा हूं। तो अभी मैं जब इसके बाद आपको इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये मैं कैसे कर रहा था, ठीक है। तो चलो फटाफट आप नोट कर लो। कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। चलो अब हम देखते हैं इस लॉ को हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस लॉ को अप्लाई करने के लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूं, वो टेक्निक आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हो तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और अगर आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हो, ये आपका लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। लो पोटेंशियल से अगर आप हाई पोटेंशियल मूव करते हो तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और अगर आप हाई से लो पोटेंशियल मूव करते हो तो आपको नेगेटिव लेना है। या आप इसका उल्टा कर सकते हो, अगर आप चाहो, ये आपका पहला हुआ। दूसरा, अगर आप चाहो, मैं यही प्रीफर करता हूं, मैं हमेशा यही यूज करता हूं, तो आप यही यूज करो। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसी लॉ को आप यूज करो जो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, इसके कारण, ठीक है। और ये जो दूसरा मैं बता रहा हूं वो ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, हाई से अगर लो पे कोई जा रहा है, अगर आप हाई से लो पोटेंशियल पे जा रहे हो तो इसको आप पॉजिटिव ले सकते हो, तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। लो टू हाई अगर आप जाओगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर आप हाई टू लो नेगेटिव ले रहे हो तो लो टू हाई आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर आप हाई टू लो अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो लो टू हाई आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ आया, ये आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारा हाई और लो हम जानेंगे कैसे कि कौन सा पोटेंशियल हाई है और कौन सा पोटेंशियल लो है ना। इसको हम जानेंगे कैसे, ये हम समझते हैं। देखो, अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसमें हमेशा करंट जो फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको समझना है ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। हमेशा करंट हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है रेजिस्टेंस में, ठीक है। और अगर आपकी बैटरी गिवन है तो बैटरी का ये पोटेंशियल लो होता है और ये पोटेंशियल हाई होता है। इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं लो और इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल। ये पोटेंशियल हमारा क्या होता है, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल होता है और हाई पोटेंशियल। यहां पे हमें करंट देखने की जरूरत नहीं है। बैटरी के केस में हमें क्या करना है, करंट देखने की जरूरत
नहीं है, हम नहीं देखेंगे करंट यहाँ पे। करंट हम कहाँ पे देखेंगे, जब हमारा रेजिस्टेंस आएगा तब हम करंट देखेंगे। और अगर हम हाई टू लो जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और इन केस हम इधर से इधर आ रहे हैं, लो टू हाई आ रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। समझ आया आपको? तो इसको आप नोट कर लो फटाफट। ये आप इसको प्रीफर करना, मैं आपको बताऊंगा, इसको आप प्रीफर मत करना। या तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इसको भी लगा सकते हो। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, ये कंफ्यूजिंग थोड़ा हो जाता है दोनों, अगर आप यूज करने लगोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे लगाएं। तो आप एक लॉ को फॉलो करो, या तो इसको, दोनों में से एक को आप फॉलो करो। ठीक है, फटाफट आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो ड्रॉप कर रहा हूं मैं इसको। किरचॉफ्स करंट लॉ को हम केसीएल भी बोलते हैं, शॉर्ट में हम उसको केसीएल भी बोलते हैं। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम केवीएल भी बोलते हैं। ठीक है ना, केवीएल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो अब देखो यहां पे मैं आपको ये लॉ लगाना बताऊंगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना। ये है आपका रेजिस्टेंस R1, ये है R2, ये है R3, ये है EMF 1, ये है EMF 2 और ये है EMF 3। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, सर्किट में करंट आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो। मैंने मान लिया इस सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मैंने ऐसा मान लिया कि सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और सर्किट में करंट की वैल्यू है I। ठीक है, सर्किट में करंट की वैल्यू है I। ठीक है, अब मैं क्या लगाऊंगा, केवीएल लगाऊंगा। केवीएल में लगाऊंगा तो मैं करंट की डायरेक्शन में चलूंगा। मैं क्या करूंगा, करंट की डायरेक्शन में चलूंगा। आप चाहो तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हो, जहां पे भी आपका मन करे आप करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हो और करंट की डायरेक्शन में भी जा सकते हो। बस आपको समझ आना चाहिए कि कहां हाई पोटेंशियल है और कहां लो पोटेंशियल है। समझ आया? तो अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और हम करंट की डायरेक्शन में चले तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हैं। अगर हम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो -E3 मैंने ले लिया। हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गए तो हमने -E3 ले लिया। अब यहां पे हम देखें तो ये हाई होगा, ये लो होगा। अगर हम इस रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि करंट इधर जा रहा है तो हाई टू लो करंट फ्लो करता है। जब हम हाई टू लो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। तो क्या लेंगे हम, -IR1। ठीक है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, IR1 होगा, तो हम नेगेटिव लेंगे। अब हम लो टू हाई जा रहे हैं, ये बैटरी में ये माइनस है, ये प्लस है, तो इस बैटरी में हम लो टू हाई जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, +E1। ठीक है, अब हम यहां पे आ गए, इस वोल्टेज में करंट इधर जा रहा है तो हम हाई टू लो जा रहे हैं। अगर हाई टू लो जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, -IR2। ठीक है, अब हम यहां पे आ गए तीसरी बैटरी में, ये लो है और ये हाई है, तो लो टू हाई पोटेंशियल अगर हम जा रहे हैं, लो टू हाई पोटेंशियल, तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, +E2। समझ आया आपको, +E2 आप लोगे। और फिर हमारा तीसरा रेजिस्टेंस आ गया। तीसरा रेजिस्टेंस क्या देगा, हाई टू लो जा रहे हैं तो -IR3। ठीक है, -IR3, और ये कंप्लीट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ये टोटल क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। और आप अब उसी पॉइंट पे पहुंच गए जहां से आपने शुरू किया था। तो अगर जहां से आपने शुरू किया था आप वापस उसी पॉइंट पे अगर पहुंच जाते हो तो इसका मतलब वहीं पे आपको रुक जाना है और उसकी वैल्यू क्या कर देनी है, आपको 0 से इक्वेट कर देनी है। समझ आया? तो अगर आप यहां पे निकालो तो क्या मिलेगा बताओ, E1 + E2 -E3 ये मिलेगा। मैं पोटेंशियल को एक साइड रख रहा हूं और IR1 को एक साइड ले जा रहा हूं।
आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हो आप। ये आपका KVL से इक्वेशन आ गया, समझ आ गया। तो KVL आपको कैसे लगाना है ये आप समझ गए, ठीक है। हम ध्यान रखना, जब हम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेंगे तो हम नेगेटिव लेंगे, और जब हम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे। करंट हमेशा रेजिस्टेंस में हाई टू लो फ्लो करता है, तो हम क्या करेंगे, अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और अगर हम करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर अब यही कहानी मैं आपको करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में करके शुरू कर देता तो आप कैसे लिखते इस पोटेंशियल को, ये आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। इससे अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में शुरू कर दूं तो मैं सारा कैसे लिखूंगा, KVL, इस केस में मैं KVL कैसे लगाऊंगा ये आपको लिखना है जब आप करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तब, समझ आया। तो इसको आप खुद से ट्राई करोगे और आप देखोगे कि क्या वैल्यू आती है, ठीक है। हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं KVL KCL पे, वो क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करेंगे, ठीक है ना। KVL KCL यूज करके हमें कहीं कहीं निकालना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले KVL और KCL अप्लाई करना बता दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम करेंगे, और जब हमारी बारी आएगी सर्किट सॉल्व करने की तब हम KVL और KCL का यूज करेंगे, और हम वहां पे देखेंगे कि सर्किट को हम KVL KCL यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं अब रब कर रहा हूं, ये आपको पता लग गया होगा कि कैसे हमें KVL लगाना है, ठीक है। अगर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, चलो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन का आपको बता दे रहा हूं। अगर वी मूव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, आप अपने से पहले लिख लो, फिर मैं बताता हूं, फिर आप देखना आपका सही है या गलत है। तो आप बताओ, अब इसके ऑपोजिट में मूव कर रहा हूं, पहले आप अपने से लिख लो। चलो लिख लिया होगा आपने। अब मैं यहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो मैं इधर से जाऊंगा, तो इधर मैं गया तो ये मेरा क्या है, लो पोटेंशियल है, और ये हाई पोटेंशियल है, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो मैं लो टू हाई जा रहा हूं, लो टू हाई जा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, IR3, और यहां पे मैं क्या जा रहा हूं, हाई टू लो जा रहा हूं। मैं कहां जा रहा हूं, हाई टू लो पोटेंशियल। हाई टू लो पोटेंशियल अगर मैं जा रहा हूं तो माइनस E2 लिखूंगा मैं। हाई टू लो पोटेंशियल में हम क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, और लो टू हाई में हम प्लस लिखते हैं। अब यहां पे मैं पहुंच गया तो करंट इधर आ रहा है, इसका मतलब ये हाई होगा और ये लो होगा, तो लो टू हाई फिर जा रहे हैं हम, तो प्लस IR2, प्लस IR2। अब हम यहां पे देखते हैं, यहां हाई टू लो हम जा रहे हैं, तो माइनस E3 माइनस E1 मिलेगा ना आपको, E1, ठीक है। और यहां पे अगर हम देखते हैं तो हम कहां से जा रहे हैं, लो टू हाई जा रहे हैं, लो टू हाई जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस IR1, ठीक है, प्लस IR1। और जब हम यहां आएंगे तो हम क्या आ रहे हैं, लो टू हाई आ रहे हैं, लो टू हाई आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस, तो क्या लिखेंगे, प्लस E3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करें, E वाले सारे कंपोनेंट को हम इस साइड ले जाएं और R वाले को इधर ही रखें, तो हम क्या लिख सकते हैं, IR1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू, इधर हम लेके जाते हैं सभी को, E1 प्लस E2 माइनस E3। देखो आपका वही सेम इक्वेशन आ गया जो मैंने आपका ऊपर में लिखा हुआ है, यही सेम इक्वेशन आपको नीचे में भी मिल गया। तो जैसे भी आप चाहो आप लगा सकते हो KVL, ठीक है ना, जो मैंने आपको रूल बताया उस रूल के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखोगे कि KVL आपको कैसे लगाना है, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखोगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, समझ आया। जनरली आप जब भी KVL लगाओ तो
किसकी डायरेक्शन में आप चलो, करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में आप चलोगे तो रेजिस्टेंस पे हमेशा क्या आएगा, ड्रॉप आएगा। रेजिस्टेंस को आप हमेशा माइनस करते जाओगे, और अगर बैटरी में लो टू हाई पोटेंशियल जा रहे हो तो आप प्लस करते जाओगे, ठीक है ना। तो आपको आसानी होगी। उसके अगर ऑपोजिट मूव करोगे तो आपको देख के सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या कंडीशन आ रही है, ठीक है ना। समझ आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ठीक है ना, कैसी प्रॉब्लम बन सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, अ सिंगल रेजिस्टेंस, a single resistance which give the same effect as given by group of resistance, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आपका एक ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस अगर है, अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड हैं इस टाइप से, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है ये ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। ये बॉक्स अगर मैं बना दूं, ये मेरा क्या है, एक बॉक्स है, तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो इन सारे रेजिस्टेंस को मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से अगर रिप्लेस कर दूं, ठीक है, एक सिंगल रेजिस्टेंस से आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं, तो जो करंट यहां आई जा रहा है और जो करंट यहां आई बाहर आ रहा है वही सेम करंट यहां पे भी फ्लो करेगा। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तब तो सेम बैटरी से सेम करंट फ्लो करेगा जो ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फटाफट आप नोट कर लो, फिर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे देखते हैं सीरीज और पैरेलल में क्या क्या कंडीशन आती है, ठीक है। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने नोट, मैं रब कर रहा हूं अब इसको। अब हम देखते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, इफ सेम अमाउंट ऑफ करंट, if same amount of current flows through the through two or more than two, सेम करंट, सेम अमाउंट मत लिखो आप, सेम करंट flows through two or more than two resistance,
then they are called connected in series. कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस में तो वो सीरीज में कनेक्टेड कहे जाते हैं। जैसे मैं कंडीशन आपको दिखाता हूं, अगर ये कंडीशन दी हुई है, तीन रेजिस्टेंस हैं, सेम करंट बोलने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक रेजिस्टेंस से पास हुआ वही इलेक्ट्रॉन जितने भी सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस हैं सबसे पास होना चाहिए, वही सेम इलेक्ट्रॉन। सेम करंट बोलने का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, इन पर्सन हम देखते हैं। मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया ए, तो वो ए नाम का इलेक्ट्रॉन सारे रेजिस्टेंस से अगर पास कर रहा है, R1, R2 और R3 से सभी से पास कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सेम करंट फ्लो करता है दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस से तो हम क्या बोलते हैं, वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमने क्या मान लिया, इस पे पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है V1 और इस पे पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है V2 और इस पे पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है V3। तो हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमें रिप्लेस करना है एक सिंगल रेजिस्टेंस से जिसकी वैल्यू क्या है, R इक्विवेलेंट, और इसमें भी करंट क्या जा रहा है, I जा रहा है। बैटरी हमारी सेम है, V कनेक्टेड है, यहाँ पे भी करंट I जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें V इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप जो इसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। इन्हीं तीनों में पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट लिख सकता हूं मैं। इसको आप इक्वेशन 1 मान के रखो। ठीक है, ये मिला मुझे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, V इक्वल टू, V की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, I R इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 की जगह पे I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब मैं I सब में से कॉमन लेके कैंसिल कर दूं तो I हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट मेरा क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ आया, R इक्विवेलेंट हमारा ऐड हो जाता है। अगर मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, n रेजिस्टेंस ऐड है सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट अगर n रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड है उनका निकालना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Rn, जितने भी रेजिस्टेंस हमारे कनेक्टेड हैं सीरीज में, हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जितने रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम उसके बाद देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत याद आते हो तुम तो रब कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, है ना। कुछ लोग गाना गुनगुनाते हैं पढ़ते टाइम, है ना, जब वो पढ़ाई करते हैं तभी उनको प्यार की याद आती है ना, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, है ना। तो ये आप लोगों को थोड़ा कम करना पड़ेगा, है ना। अब तो लॉकडाउन है, अब तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पढ़ाई पे आ जाते हैं हम अपने। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो ये प्यार व्यार सब फेक वाली बातें हैं ना, प्यार व्यार मत करना किसी से, करोगे तो धोखा मिलता है तो फिर बड़ा दर्द होता है ना। तो प्यार व्यार फेक वाली बातें हैं, आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो और जेई क्लियर करो, नीट क्लियर करो, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाओ, ये टारगेट बनाओ अपना। ठीक है, तो आप बढ़िया से फिर कर पाओगे। ठीक है,
अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या देखते हैं, इफ टू आर मोर देन टू resistance are connected across same potential, then they are called connected in parallel। ठीक है। अब पैरेलल बोलने का क्या मतलब हुआ, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर सेम पोटेंशियल के क्रॉस कनेक्टेड है। सेम पोटेंशियल बोलने का क्या मतलब, जो पोटेंशियल एक के क्रॉस है वही पोटेंशियल दूसरे के क्रॉस है, वही पोटेंशियल तीसरे के भी क्रॉस है। तीनों रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल के क्रॉस, या तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल के क्रॉस अगर कनेक्टेड हैं तो क्या आता है वहां पे रेजिस्टेंस हमें निकालना है कि वहां पे रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो कनेक्टेड हैं पैरेलल में। अब सेम पोटेंशियल बोलने का क्या मतलब हुआ, एक होता है सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। तो एक पोटेंशियल यहां मान लो 5 वोल्ट है, दूसरा भी अगर 5 वोल्ट कनेक्टेड है, तब हम उनको पैरेलल में नहीं मानेंगे, सेम पोटेंशियल बोलने का मतलब सेम इन पर्सन। आप कैसे बोलोगे, मतलब इसके अक्रॉस अगर हमने पोटेंशियल को मान लिया कि ये पोटेंशियल का नाम हमने दे दिया ए, ये हमारा पोटेंशियल जो है उसका नाम हमने ए दे दिया, तो वो ए जो हमारा है वो सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस ए ही होना चाहिए, उसका अमाउंट नहीं होना चाहिए, वो पर्सन में होना चाहिए ए। ठीक है ना, सेम इन पर्सन बोलने का मतलब जो पोटेंशियल है वही सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, उनको पैरेलल में बोलेंगे। देखो अब यहां पे क्या कंडीशन आती है, पैरेलल में अगर ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, अब इनके अक्रॉस पोटेंशियल हमारा V मान लो है, V है, तो यही V इसके क्रॉस भी है, इसके क्रॉस भी है, इसके क्रॉस भी है। इसको आप R1 बोल दो, इसको आप R2 बोल दो, इसको आप R3 बोल दो। ठीक है, तो R1, R2 और R3 सभी के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, V है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्या बोलते हैं कि सर यहां भी तो हो सकता है सेम पोटेंशियल, अगर ये R रेजिस्टेंस है, ये R रेजिस्टेंस है, अगर हम यहाँ 2V पोटेंशियल लगाएं, 2V पोटेंशियल, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप V आएगा और इसके अक्रॉस भी ड्रॉप कितना आएगा, V आएगा, तो ये भी तो सेम पोटेंशियल हो गया, तो इसको भी क्या हम पैरेलल में बोलेंगे क्या, तो इसको हम पैरेलल में नहीं बोलेंगे। सेम इन पर्सन बोलने का मतलब जो पोटेंशियल यहां पे है वही पोटेंशियल सेम सबके क्रॉस होना चाहिए, जो पोटेंशियल का अमाउंट सेम होना मैटर नहीं करता है, सेम पोटेंशियल होना मैटर करता है। अमाउंट ऑफ पोटेंशियल सेम अगर हो रहा है तो हम नहीं बोल सकते कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, लेकिन अगर सेम पोटेंशियल है तो हम बोल देंगे कि क्या है, वो पैरेलल में है। समझ आया आपको, तो ये सेम इन पर्सन बोलने का मेरा मतलब यही है। ठीक है, तो अब इसको मैं रब कर रहा हूं, अब मुझे क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो इसका इक्विवेलेंट मैं क्या ले रहा हूं, ये मान लो इसका R इक्विवेलेंट है, इसका R इक्विवेलेंट है, और ये पोटेंशियल V है, और यहां पे भी करंट क्या जा रहा है, I जा रहा है, यहां से भी करंट कितना जा रहा था, I जा रहा था। हमने माना इस ब्रांच में करंट I1 गया, इस ब्रांच में करंट I2 गया, और इस ब्रांच में करंट I3 गया, और तीनों का सम मिला के फिर यहां से I बाहर आ गया। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट यहां पे क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान के रखो। अब यहां पे देखो I की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, V बाई R इक्विवेलेंट लिख सकते हो,
V बाई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो। I1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V और ये है R1, तो V बाई R1 लिख सकते हो आप, प्लस V बाई R2 लिख सकते हो आप, प्लस V बाई R3 लिख सकते हो आप। तो V यहां से यहां से यहां से सब जगह से कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या मिला मुझे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, ये मिल गया हमें, समझ आया आपको, ये हमें मिल गया R1 की वैल्यू। अगर मान लो n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, n रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे, तो यहां आप क्या करोगे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन प्लस 1 बाई Rn। ठीक है, इस तरीके से आप निकालोगे। ठीक है, n रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड हैं तो आप n रेजिस्टेंस को इस तरीके से ऐड कर दोगे अगर वो पैरेलल में है। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। बड़े दिनों के बाद आज उनकी याद आ गई और सर ने गाना गा के याद दिला दिया है। ऐसा सोच रहे होंगे कुछ लोग, तो याद आ गई तो थोड़ा यादों से बाहर आओ, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, है ना। और अगर बहुत याद आ रही है तो बोल दो साले को जाके, है ना, जो होगा देखा जाएगा। भाई ने दौड़ाया तो देख लेंगे, हैं। नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं मजाक में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो अब हम देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, और इसके क्रॉस हमने क्या कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, और इसके क्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया। अब इसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है सबका। मान लो R है, ये R है और ये R है। ठीक है, R और R रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड हैं, तो आपको बताना है पॉइंट A और B के बीच में, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये बताना है आपको। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो आप, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं। चलो कर लिया होगा, इसको भी देखो हम पॉइंट मेथड से करते हैं। हम कैसे पॉइंट मेथड से करेंगे, जो पॉइंट हमारे सेम पोटेंशियल पे हैं उसको हम क्या करेंगे, सेम पॉइंट मान लेंगे। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है, यहाँ पे आप एक R मान लो। अगर आप R मानते हो तो फिर आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, यहाँ पे आप एक R मान लो। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट है आपका A और ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा A, क्योंकि इस पे शॉर्ट सर्किट वायर कनेक्टेड है। ये पॉइंट आपका है B और यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। 3 पॉइंट आपके आ गए, A पॉइंट और ये C पॉइंट और ये B पॉइंट, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, अब देखो पॉइंट्स आप स्पेस में ले लो। ठीक है, ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट और ये है C पॉइंट। C पॉइंट तीनों पॉइंट आपने ले लिया। अब एक रेजिस्टेंस को देखो, ये वाला रेजिस्टेंस किसके किसके बीच कनेक्टेड है, A और C के बीच, A और C के बीच आपने कनेक्ट कर दिया। ये वाला रेजिस्टेंस A और C के बीच ये भी कनेक्टेड है, A और C के बीच आपने इसको भी कनेक्ट कर दिया। ये वाला रेजिस्टेंस A और B के बीच कनेक्टेड है, तो इसको आपने A और B के बीच कनेक्ट कर दिया। ये वाला रेजिस्टेंस C और B के बीच कनेक्टेड है, तो आपने इसको C और B के बीच कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बताओ ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो 1/r प्लस 1/r 2/r, तो इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो r/2 मिलेगा, r/2 मिलेगा। अब r/2 मिलेगा तो अब आपकी सर्किट कैसी हो जाएगी, कुछ इस टाइप की हो जाएगी सर्किट। ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है B, ये हो गया r/2 और ये हो गया R, ये हो गया R। तो अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है,
ये दोनों सीरीज में है तो इनका क्या आएगा इक्विवेलेंट, r/2 प्लस r, तो 3r/2, 3r/2 आ जाएगा। अब आपकी सर्किट कैसी हो जाएगी, आपकी सर्किट कुछ ऐसी हो जाएगी। यहां पे पॉइंट होगा B, यहां पे पॉइंट होगा A, ये R, ये 3r/2। अब क्या होगा बताओ, अब इस केस में क्या होगा, इन दोनों को आप ऐड कर दो, A और B को अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो ये दोनों पैरेलल में है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, R इंटू 3/2R डिवाइडेड विद R प्लस 3/2R, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, 1/R इक्विवेलेंट करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी, ठीक है। अब क्या करो, इसमें 2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिलेगा, 3R बाई यहां से 2R प्लस 3R 5R, 3R/5 मिल जाएगा, ठीक है ना। 3/5R मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट आप नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर आप इसको नहीं भी लगाते तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, तो यहां पे A और B पॉइंट आपका सेम पॉइंट हो जाता, ठीक है ना। अगर सेम पॉइंट हो जाता तो इसके बीच में रेजिस्टेंस क्या हो जाता, 0 हो जाता, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता, 0 हो जाता, क्योंकि A और B आपके डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट से कनेक्ट हो गए। शॉर्ट सर्किट से कनेक्ट हो गए तो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा ही नहीं, डायरेक्टली करंट यहां से होके B से निकल जाएगा, समझ आया। तो रेजिस्टेंस आपका 0 हो जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पे R ले लिया था, ठीक है। तो वैसे भी आप कर सकते थे, आप बता सकते थे कि R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो फटाफट आप नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके बीच में आपको रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। ये ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे ये है R, ये है R, सबको R आप मान लो। A और B के बीच में आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है कि क्या आएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। फटाफट बताओ क्या आएगा। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो मैं बताता हूं, यहां पे एक पॉइंट तो ये हो गया और यहां पे एक पॉइंट आप मान लो C, यहां पे एक पॉइंट मान लो आप D, CD हो गया। अब 4 पॉइंट आपके पास हो गए A B C D, ठीक है। तो 4 पॉइंट आप स्पेस में ले लो, A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। जितने पॉइंट्स हो गए सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को ये आप 2 कर लो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो ये बताओ, ये वाला और ये वाला किसके किसके बीच कनेक्टेड है, C और D के बीच 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये दोनों C और D के बीच आप 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये C और D के बीच कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये R जो है वो किसके किसके बीच कनेक्टेड है, C और D के बीच ये भी कनेक्टेड है, इसको भी आप कनेक्ट कर दो, C और D के बीच कनेक्ट हो गया। ये किसके किसके बीच कनेक्टेड है, C और A के बीच कनेक्टेड है, C और A के बीच ये वाला कनेक्टेड है। ये किसके किसके बीच कनेक्टेड है, D और B के बीच, तो ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहां पे बताओ इन दोनों का सम कितना आएगा, 2R आएगा, ठीक है। अब आपकी सर्किट रिड्यूस होके कैसी बन जाएगी बताओ आप, इस ऐसे बन जाएगी कुछ सर्किट की। एक ये है, यहां पे 2 पैरेलल में आ जाएंगे और एक सीरीज में आ जाएगा। ये हो जाएगा B पॉइंट, ये हो जाएगा A पॉइंट, ये R, ये R, ये R और ये 2R, समझ आया। 2R और R ये ऐसे हो जाएंगे। तो अब ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं,
पैरेलल में है तो 2r इंटू आर डिवाइडेड विथ 2r प्लस आर, तो 2r/3 मिल जाएगा। इसका कितना मिल जाएगा 2r/3, कितना मिल जाएगा 2r इंटू आर, तो 2r स्क्वायर हुआ डिवाइडेड विथ 2r प्लस आर, तो 3r हो गया। तो 2r स्क्वायर से करोगे तो 2/3r मिल जाएगा। ठीक है, अब r इक्विवेलेंट निकालना है। r इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये सीरीज में अब तीनों हो गए तो कितना मिलेगा 3r प्लस 2/3r प्लस r, कितना मिल जाएगा आपको 2r 8/3r मिल जाएगा। ठीक है, r इक्विवेलेंट की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग और भी रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पे अभी आपकी बहुत ही अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स बची हुई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, आज मैंने सिर्फ आपको सीरीज और पैरेलल की प्रॉब्लम बताई, एकदम सिंपल प्रॉब्लम। अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेंगे और जो हमारा बचा हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, उसका भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसा हमें टाइम अलाउ करेगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, या फिर हम एक न्यूमेरिकल की अलग से क्लास लेंगे जब सभी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, इसकी पूरा कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा, तब हम इसके एक न्यूमेरिकल की अलग से क्लास लेंगे। उस क्लास में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं और हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है ना, तो उस क्लास में हम लोग देखा जाएगा। तो आज के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपने डिसलाइक क्यों किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।